ये आसाम है जहाँ सुबह की रोशनी चाय के बगीचों से झांकती है और शाम ब्रह्मपुत्र के किनारे गीत गाती है. Verdant hills, misty mornings and rivers that whisper ancient stories. This land is not just seen, it's felt. और मैं हूँ सुहानी जो मुंबई की सिटी लाइफ को छोड़कर आ गई है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े स्टेट को एक्सप्लोर करने. You are watching Exploring India with सुहानी मादिया only on Inside. हमने लास्ट एपिसोड में आसाम के फ्लेवर्स के बारे में जाना. यहाँ के डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस, यहाँ का कड़क अदरक और यहाँ की स्पेशल वाइन. वी ऑल्सो गॉट अ चांस टू स्पीक विद द डायरेक्टर ऑफ CSR NEIST, जिन्होंने गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में बताया जो आसाम के एक बेटर फ्यूचर के लिए है. एन इनसाइट इनटू आसाम लाइक नेवर बिफोर. This episode will take you on a journey through the lush green tea gardens, weaving a story of the golden threads of Muga silk along the banks of the mighty Brahmaputra, where we will find art, craft and culture. Guwahati की भीड़-भाड़ से दूर, the true colors of Assam come to life. We reached Jorhat to get a first-hand insight into the world of tea. India runs on chai. It's how millions start their day. It's not about age or region. Whether you are in Delhi or Chennai, chai is everywhere. But there is one place where it all begins, and that is Assam. This state doesn't just produce tea, it is built around it. From the economy to daily life, tea is the way of life. मैं चाय की खुशबू और स्वाद से कनेक्ट होने के लिए यहाँ आई हूँ भावनी टी फार्म में. सर, आप मुझे बता सकते हैं कि चाय के बागान में बड़े बड़े पेड़ क्या कर रहे हैं? जी, जो डायरेक्ट सनलाइट आता है उसको रोकने के लिए, जो 70% तक उसको रिड्यूस करता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. और ये जो पेड़ पे येलो येलो बैंड्स है वो क्या करते हैं? वो बेसिकली पेस्ट है. उसको जो इंसेक्ट्स है, पेट्स है, जो चाय पत्ती को नुकसान पहुंचता है, वो उस पे जाके चिपक जाता है. उस पे ग्लू लगा होता है. वाओ. So on the way here, I saw so many women plucking tea leaves. तो exactly वो कौन सा पार्ट प्लक कर रहे होते हैं? हाँ जी, ये हो गया आपका. और ये टू लीफ है. इसको यहाँ से करके इसको तोड़ देते हैं, ये वाला. तो सर, आपको कैसे मालूम पड़ता है कि कौन सी टी सबसे सुपीरियर क्वालिटी की है? देखिए मैम, जब मैं प्रोसेसिंग करता हूँ, प्रोसेसिंग करने के बाद उसकी जब लिकर टेस्टिंग करता हूँ, लिकर टेस्टिंग करने से हमें कप में हर चीज़ दिखती है. एक चाय का अपीयरेंस पूरा ब्लैकिश और लिकर जो है पूरा गाढ़ा होता है, उसमें बॉडी होती है लिकर में. उससे पता चलता है टेस्ट करने के बाद कि मेरा चाय ये क्वालिटी बहुत ही अच्छा. जैसे CTC चाय में आपका BOPSM ग्रेड है, BP ग्रेड है, जो बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है. ऑर्थोडॉक्स और CTC में क्या फ़र्क है? ऑर्थोडॉक्स और CTC में, CTC जो होता है वो का टियर कार्ल होता है. जो टियर करते हैं उसका राउंड शेप पे आता है. ऑर्थोडॉक्स का क्वालिटी ज़्यादा अच्छा होता है, प्रीमियम क्वालिटी का होता है. एक्चुअली असम ऑर्थोडॉक्स टी जो है वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होता है. जनरल केस में यहाँ ही बेस्ट क्वालिटी की ऑर्थोडॉक्स टी मिलती है. यहाँ के ऑर्थोडॉक्स को GI टैग भी मिल चुका है. चाय के पत्ते बगान से निकल के आपके कप में पहुंचने तक के बीच में चाय एक पूरे प्रोसेस से गुजरती है. सबसे पहले होती है लीफ प्लकिंग, फिर फैक्ट्री में 18-20 घंटे तक होता है विदरिंग. CTC प्रोसेस में लीव्स को क्रश किया जाता है, फिर CFM में लगभग 2 घंटे तक फर्मेंटेशन होती है और एंड में 30 मिनट के लिए ड्रायर में सुखाया जाता है. एंड देन इट्स रेडी फॉर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. तब जाके हमको मिलती है वो परफेक्ट चाय जो हम सबके दिल को सुकून देती है. Assamese silk isn't just fabric, it's a story woven with emotions. Each thread carries a passion, each shimmer reflects a legacy. So I'm here to have some good insight into its making and rich heritage of craftsmanship. जब इंडिया की पहनावे की बात आए तो only one image comes to mind, साड़ी. And the best material in साड़ी, silk. हम अभी आसाम में हैं, जहाँ पे हम यहाँ के वाइल्ड सिल्क को डिस्कवर करेंगे. एक है मुगा and the other one is एरी. This is CMER TI, where research and tradition comes together to give new wings to Assam's silk legacy. मुगा और एरे सिल्क का यहाँ कल्टिवेशन होता है इनोवेशन और संस्कृति के साथ. Here we met Dr. Ahmed, who gave us insight about the institution and its work. यहाँ पता चला कि जब इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हुआ था तब हार्डली 70 मेट्रिक टन ऑफ मुगा सिल्क वाज प्रोड्यूस्ड एंड टुडे इट हैज रीच्ड टू 252 मेट्रिक टन्स. यही नहीं, यहाँ पर हर तरीके से नेचर के साथ हार्मनी में रहने का तरीका सोचा जाता है, जैसे कि इनका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम.
during 100 days Viksit Bharat program. Yes. We have expanded this agriculture since, as you know, you have come to the northeast. You are having a thought that that this eri and muga is only going in Assam, only going in northeastern region. But agriculture can be grown in rest of the India also. It can? Yes. So that's why we have initiated a program. We have launched, you can see here, we have launched a program for agriculture promotion project in Gujarat. Okay. It was launched in August 2024. Oh, recently. Yeah, very recently. So we have started one program for agriculture in Gujarat. So Gujarat has a potential. Why? Because we have around, Gujarat is the largest producer of castor seed in the world. Okay. And largest this land area covered under castor in the world is in Gujarat. It is around 6 lakh hectares of castor plantation is available in Gujarat. So we are targeting initially for 4 districts where we are targeting this 2 lakh hectares of castor land. So if we go with that 2 lakh hectares of castor land, we can harvest 25% of the leaf without affecting the seed yield, because the farmers are castor seed rearers. Correct. They normally sell the castor seed for oil purpose and all, so that they get the benefit from them. So this will give them the additional benefit. Wow. And the farmers are very enthusiastic in Gujarat. We have seen very positive results from the Gujarat farmers, and we have developed some demonstration centers also. Earlier we have developed some sericulture resource centers. Now we have developed chalky rearing centers. We have developed latage rearing centers in 4 districts where we are training the farmers. Initially we have very recently adopted 100 farmers. Oh, we clearly have a great partnership going on between Assam and Gujarat. Yes, definitely. जैसे कि मैंने पहले बताया, there are 2 types of silks, but दोनों के प्रोसेस में बहुत अंतर है. एरी सिल्क जो पीस सिल्क भी कहलाता है, उसके मॉथ्स इंडोर में कल्टीवेट होते हैं. मदर मॉथ की सारी देखभाल इंस्टीट्यूट के बड़े टेक्निकली कंट्रोल एनवायरनमेंट में होती है. सो हम लोग कोकुन को हम लोग इसमें केज में रखा है, सो दैट इसमें मेल फीमेल होता है. कोकुन्स में मोटा वाला, एज आई टोल्ड, बिग वन इज फीमेल, स्मॉलर वन इज मेल. सो नेचुरली इट विल emerge from this cocoon. You can see over here, this is the female moth. It is very big. This is the female moth. So after this moth emergence, what we will do naturally coupling. Means they will naturally go, male and female, they will go and they will make a fertilization process. So you can see here some of the moths are emerged, some are still, and you can see here it is coming now. It is coming out, huh? It is coming out. It will take another 5 minutes. Means it is slowly coming. It would expand their wings. You can see over here. Afterward, that the male and female, they naturally crossing each other. So if it is not cross each other, we will do crossing by taking male and female moth. Afterwards, what will the step 2 will be done? We will tie this one. We can come over here. So after crossing with the female crossing, so female moth we are going to tie with this corica. Okay, we will take this one. You can see over here for these wings. We will tie the daga. Then we will keep for 3 days. It will lay eggs up to 3 days. Okay. So we will kept here, and we will mention the date of crossing. After date of crossing, we will take up to 3 days. Then it will lay the eggs. लेकिन मुगा सिल्क के मॉथ्स यहाँ बाहर कल्टीवेट होते हैं with the same amount of attention and care by the institute. आज के टाइम में जब क्लाइमेट चेंज एक बड़ा चैलेंज बन चुका है फॉर नेचुरल इकोसिस्टम, तो सवाल उठता है कि कैसे हो पाता है ये डेलीगेट सिल्क का प्रोडक्शन, वो भी ओपन एनवायरनमेंट में. तो चलिए लेते हैं एक डीपर इंसाइट इनटू हाउ दिस इंस्टीट्यूट इज कीपिंग द लेगेसी ऑफ मुगा अलाइव इवन इन द फेस ऑफ द क्लाइमेट चेंज. सर, तो अभी इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इतने क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, एंड सिल्क इज सच अ डेलिकेट प्रोसेस दैट डिपेंड्स ऑन द लाइफ स्पैन ऑफ द वर्म, राइट? तो अब आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं या आप क्या रिसर्च कर रहे हैं टू मेक श्योर दैट दिस प्रोसेस इज ऑनगोइंग स्मूथली? So you asked a very good question at a very right spot. Actually, we do face challenges in the muga culture as well as in agriculture. Like global warming is definitely showing some impact on the muga culture as well. Like we have, as you know, that muga is being cultivated outdoor only. So we have faced the environmental vagaries. Because of that, the disease incidence and all is there. So what happens with muga is we have only 2 favorable seasons, commercial seasons, and we have 4 seasons which are actually pre-seed and seed crops, which are unfavorable seasons. So to face the challenges of the unfavorable seasons, we are actually doing some studies at
this station where we have developed this climate change facility. You can see these are open top chambers where we have run one research project whereby we are actually elevating carbon dioxide as well as temperature, and we see the combinational effect of the elevated CO2 and elevated this temperature, as well as we see in the ambient what is happening in the ambient temperature and what is happening in the alone if we elevate carbon dioxide alone and temperature alone, what is the impact on the Muga silkworm as well as its host plants, and then what can be the mitigation strategies for the survival of this, especially during the seed crops. So we are now concluding this study. We are coming up with the results whereby we will be suggesting the mitigation techniques, and those mitigation techniques will be first test verified in these chambers. Then we will come up with the solutions that down the line, when the temperature raises, global temperature raises, and when the carbon dioxide level raises to an extent which is being reported in the literature, that it is expected that it will grow by 2050, it is 150 ppm, it is going to increase. Like right now we are at 400 ppm of carbon dioxide in the atmosphere. It is expected that it will go to 550. So we are now studying it at 550 ppm of carbon dioxide. What will happen to the Muga? So we are really bracing ourselves. Yes, what will happen to the Muga as well as its host plants. So this facility is actually controlled by a control chamber. If we go to the control chamber also, though we have sensors inside. I think we have a scientist here, Dr. Om Prakash. I will like him to come forward and then explain what actually we are doing here inside. These are the sensors which we have installed here. Yeah, they are controlling the humidity, CO2, temperature. All the readings they are taking. And as per the requirement of these conditions which we have set in the computer, so they are changing levels of CO2 and temperature in this room. So we are also having these fans which are circulating, small fans are there, which are circulating the air inside this chamber, the CO2, so that uniformity is there. इस ड्रेनेज बिल्डिंग में मदर मॉथ का एग्जामिनेशन होता है टू चेक इफ द मदर मॉथ इज हेल्दी और नॉट. Here, mother moth are kept who have already laid eggs, and then it is checked if they are free from diseases or not. If healthy, they are given to the farmers. If not, they are discarded. So this is the female moth. We will cut this abdomen. So after the cutting, we will put the potassium carbonate solution. This solution will help to dissolve the fat bodies and lipids, so that in the microscope we can see the clear solution whether disease is there or not. So after crushing, what we will do, we will prepare the slides. We will crush it by using potassium carbonate. This potassium carbonate will be used for dissolve the fat bodies and debris, so that the pebrine disease which can be seen in the microscope. So after the solution preparation, we will take this slide and just we will put a drop. Then we will cover the glass. Then we will check under the microscope. We will put here and we will see using microscope. But the thing is, each farmer is having difficult. Correct. Because if some farmers told I am unable to see spores, I am very aged person, what to do? So for this one, we from CM at Lodaigar, we have developed one technology that is called PebDetect. Let us say every farmer is having mobile phones, so we developed the adapter. It is a 3D printed. It can fit any microscope and any mobiles. Nowadays farmers are usually having phones. That's why, because as a human being, I have to see someone want to specs. I can't zoom it naturally. But this mobile app and this adapter, we can have advantage. Another thing is, in real time, it will give the results. Correct. Let us say some farmers, what will do for money, they will tell it is free from disease. But reality it is disease. But in this case, after, let us see, this is a pebrine spores, you just give the slide number 1, 2, 3 as we told, sample size. Then you just click the images. Images captured, just go there, you click the predict button. It will predict that disease is there or not. Disease is there or not. कुकोन्स मिलने के बाद दोनों को डेवलप करने के लिए एक पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. देयर आर 2 सिल्क्स एज आई सेड, बट दोनों के प्रोसेस में बहुत अंतर है. एरी सिल्क, जो पीस सिल्क भी कहलाता है, उसके मॉथ्स इंडोर में कल्टिवेट होते हैं. उसके सिल्क प्रोडक्शन के प्रोसेस में सिल्क वर्म की डेथ नहीं होती, क्योंकि एरी सिल्क में कोकून तब यूज़ होता है जब उससे मॉथ अपने आप निकल जाता है. इसी वजह से ये सिल्क यूज़ होता है धार्मिक कामों के लिए और प्रसिद्ध मंदिरों में, जैसे कि उड़ीसा के जगन्नाथ टेम्पल और असम का कामाख्या टेम्पल. मुगा एक कंटिन्यूस थ्रेड में होती है,
तो उसको रील आउट किया जाता है मशीन से ईजिली, बट एरी सिल्क में ब्रेकेजेस होते हैं, उसे दूसरी मशीन से स्पिन करके कंटिन्यूस थ्रेड में पिरोया जाता है, एंड दिस इज हाउ दीज ब्यूटिफुल थ्रेड्स गो ऑन टू क्रिएट इमैक्युलेट साड़ीज. After the unforgettable experience of the Assam tea gardens and the silk gardens, our journey moved towards the largest natural river island in the world, Majuli. अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मजूली, जो एक रिवर आइलैंड है. इट्स राइट इन द मिडल ऑफ ब्रह्मपुत्र, और उसके लिए मुझे बोट लेनी पड़ी है. On Google Maps, you will find Majuli as a landmass, but here is the trick. On its three side, Brahmaputra flows, but on its fourth side, the Subhanshree River comes all the way from Tibet. Majuli's mask is a testament of our ancient art form. From standing tall against the changing times, ये मास्क सिर्फ चेहरे नहीं बल्कि कला और भक्ति का रंगीन प्रल्यूड है, जो माजुली के कल्चरल सोल को दुनिया को दिखाते हैं. इनसे मिलिए, ये हैं पद्मश्री हेमचंद्र गोस्वामी जी, जो इस मास्क मेकिंग की कला को प्रिजर्व तो कर ही रहे हैं और वर्ल्ड ओवर इसके बारे में लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं. इनके पास देश भर से स्टूडेंट्स इस एंशिएंट आर्ट फॉर्म को सीखने भी आते हैं. तो मुखौटा असम का एक पुराना कला है. तो ये प्रतिष्ठा हुआ 1663. तो ये सत्र मतलब सत्संग, भगवान कृष्ण उपासना एक जगह, ये सत्र बोलते हैं. तो ये सत्र परंपरा, ये परंपरा तो बाप का काम बेटा सिखाए, बेटा और बेटा, बेटा और बेटा, तो ऐसे कल जनरेशन बाय जनरेशन अभी चल रहा है. ये खासा बनाया, तो ये पहन के लिए, ये खाली, ये पहन के लिए ये है. तो फर्स्ट स्टेज ये बेम्बो फिट. सेकेंड स्टेज हो गया, तो ऊपर में कॉटन कपड़ा, कॉटन कपड़ा का साथ क्ले. तो ये क्ले जो पोट बनाना वाला क्ले, पोटारी क्ले पीस कॉटन मिसाल करके ये बेस ऊपर में पीस करके लगाया. तो ऐसे पॉलिश हुआ. तो सुखाने का बाद में होगा सेकंड स्टेज. तो सेकंड स्टेज होगा. और थर्ड स्टेज होगा ऊपर में गाय का गोबर, गाय का गोबर. तो गोबर का साथ थोड़ा मिट्टी, थोड़ा क्ले, तो इतना गोबर, तो इतना क्ले मिसाल करके तो ऊपर में ये सेकंड स्टेज ऊपर में सेप दिया. सेप दिया. तो ये वाला गोबर नहीं, ये वाला वाटर प्लांट पानी में होगा. तो ये सोलापीट बोलते हैं, सोलापीट ये वाला और टोट ये वाला. तो ये गोबर का काम जब मन में फिनिश हुआ, तो सुखाने का बाद में सैंड पेपर पॉलिश. तो बाद में फिर से कपड़ा लगाया, तो फिर से कपड़ा लगाया. ये होगा फोर्थ स्टेज, ये फोर्थ स्टेज होगा. तो ऊपर में बाद में एक कलर, तो ऊपर में एक वाइट चॉक लगाया, प्राइमर वाइट चॉक. तो बाद में कलर, तो कलर हो गया. तो ये कलर हो गया. तो ये सभी नेचुरल, तो कोई जो प्लास्टिक सिंथेटिक चीज़ नहीं है, तो कलर भी नहीं है. तो एक अंदर रेड स्टोन मिनरल, जिसका नाम आसामीज नाम हेंगुल कलर बोलते हैं, हेंगुल. और एक मिनरल येलो स्टोन, आसामीज नाम हाइटल बोलते हैं. और एक कलर जरूर है नील इंडिको. तो इंडिको एक पेड़ है ब्लू कलर, तो पेड़ से निकलिया. तो 3 कलर ग्राइंडिंग होगा वाटर का साथ गम ब्लू मिसाल करके ये बेस ऊपर में लगाया. तो मेनली 3 कलर, प्रीलिमिनरी कलर रेड, येलो एंड ब्लू. तो ये मिक्सिंग होगा, रेड प्लस येलो, येलो प्लस ब्लू, ग्रीन होगा. तो वायलेट होगा, रेड प्लस ब्लू. तो ये मिक्सिंग कलर होगा, प्राइमरी कलर से सब होगा. तो ये खाली तो कलर हो जाएगा. तो ये खाली एक लोग पहन करके परफॉर्म होगा. ये मुँह घुस जाएगा ड्रामा में. तो घुस जाएगा. तो जब डायलॉग दिया तो ड्रामा में ये पोजीशन एंड ये पोजीशन फिक्स हुआ. जब डायलॉग दिया अंदर लोग, तो ये हिलते हैं. तो ये प्रेशर हुआ तो मार्क्स हिलते हैं. ये तो ट्रेडिशन में ये नहीं है, ट्रेडिशन में तो फिक्स था. अच्छा. लेकिन 2000 पर मैं सोचा, तो जो डायलॉग दिया अंदर लोग डायलॉग बाहर निकल के लिए. तो ये अंदर गरम, तो बाहर हवा शाह निश्चय के लिए. तो ये आपने बनाया? मैं बनाया 2000 पर. तो और एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन होगा. तो ये पहन करके एक लोग परफॉर्म होगा ड्रामा में. हाँ. ये देख लीजिए, ये भगवान नरसिंह
अवतार, भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार, ये 6ठा अवतार है ना। ये भी मास्क है, ये मतलब मुखौटा का 3 भाग है, बिग मास्क, मिडल मास्क और फेस मास्क। एक्चुअली आसामीज में बोलते हैं बड़मुखा। बड़मुखा मीन्स बिग, मुखा मीन्स मास्क, जो मुख पे लगाते हुए ये मुखा बोलते हैं हम लोग, बड़मुखा, बिग मास्क। ये एक्चुअली वॉल हैंगिंग, जो गुरुजी ने बोल दिया आप लोगों को, ये वॉल हैंगिंग मतलब कमर्शियल मास्क, ठीक है। ये छेल के घर में भी रख सकते हैं, ये भी पैंट के लिए नहीं है, ये डेकोरेटिव मास्क ऐसे लगाते हैं। तो बाकी ये सब तो हम लोग गुरुजी ने जो हमारा ड्रामा है, ड्रामा के लिए ये रखा हुआ। हाँ, ये जो ड्रामा मतलब रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, पुराण कोई लेके हम लोग ड्रामा किए है ना, ड्रामा में मास्क मुख पे लगा के भी परफॉर्म किए हुए, ये वाला ऐसे रखा हुआ। जब हम ड्रामा करते हैं, ड्रामा का ट्रूप है हम लोग का, लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम में इनका मास्क प्रिजर्व किए हुए, और ऐसे बहुत ही स्पेड हो गया है हम लोग के लिए, हम लोग के लिए, असम के लिए बहुत बड़ी बात है। ये इतना पुरानी कला, ऑर्गेनिक से जो कुछ बनाए हुए सब, ये इनको इतना मतलब आगे लेके गए हुए, बहुत ही अच्छा लगा। और स्टूडेंट लोग हमेशा यहाँ बैठ के काम करते रहेगा, 25 स्टूडेंट रनिंग डे टू डे काम कर रहा है अभी। 16th सेंचुरी से चलती आ रही मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग एंड पेंटिंग, जिन्हें आज भी ट्री के बार्क पे बनाया जाता है, इनको भी GI टैग मिला है। एंड इफ द आर्ट इज दैट गुड, आई हैव टू गेट ऑल द इनसाइट्स ऑफ इट। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है, आप मुझे बता सकते हैं कि क्या है? एक्चुअली मैन्युस्क्रिप्ट एक तो हम लोग का यहीं पे, तो एक तो स्क्रिप्ट पहले, स्क्रिप्ट मतलब ड्रामा का स्क्रिप्ट है, तो पहले शंकरदेव गुरुजी ने आज से 500 साल पहले लिखा हुआ। ये एक्चुअली क्या चीज़ पे लिखा हुआ, असम में हर जगह में तो ये मैन्युस्क्रिप्ट है। असम का मैन्युस्क्रिप्ट यही है, पेड़ का बाकला लेके सांची उतार के वहीं पे ये लिखा हुआ, ये स्क्रिप्ट कोई ड्रामा का, जैसे रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, पुराण का ड्रामा, सब कुछ यहीं पे लिखा हुआ, यही है मैन्युस्क्रिप्ट। और ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? ये एक्चुअली ये असमिया भाषा, ब्रजावली भी मिक्स है, कोई लोग मैथिली, एक्चुअली पाइप तो भाषा मिक्स है, तो एक्चुअली संस्कृत है, हाँ मेनली संस्कृत, हिंदी, मैथिली, बंगाली एंड असमीज, ये 5 तो भाषा मिक्स करके ये ब्रज भाषा आया, तो ब्रजावली भाषा, ये भाषा भी इसी पे लिखा हुआ, यही है। कितना सुंदर देखिए ना, राइट लिपि इनका हाथ से भी। और ये जो इंक है, ये इंक है, मैं बोल देता हूँ आपको, ये सवाल आपको पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो इंक है, आप लोग मन में आ गया ये इंक क्या है, कैसे लिखते हैं। ये पूरा हाथ से भी लिखा हुआ, हाथ से। ये बेम्बो का एक ठो कलम, ठीक है, पेन बना के ये लिखते हुए, ये इंक होगा तो पेड़ से निकाल के, पेड़ से भी ये इंक बनाए। बहुत ही हम लोग का आसाम में बहुत ही ये पेड़ का नेचुरली जो ये मिक्स करके भी ये इंक बनाया। तो नाम इंक का नाम है मुही बोलते। कितना बारीकी से लिखा है। हाँ। तो आप इसे प्रिजर्व कैसे करते हैं? प्रिजर्व एक्चुअली किया है, ये सत्र पे भी ओरिजिनली था, हाँ ठीक है, ओरिजिनली था, फिर भी ये प्रिजर्व करके ये मैं बोलना चाहते हूँ कि असम का जो एक तो बड़ा म्यूजियम है, शंकरदेव कला क्षेत्र, गुवाहाटी में भी है, उन्होंने थोड़ा ये प्रोजेक्ट ले लिया, जितना भी सत्र में ये मैन्युस्क्रिप्ट है, हाँ। ये सबको प्रिजर्व करना चाहिए, हाँ। ये यहीं से लेके गए हुए, जब जाके ले जाते हैं, लेके तो उधर साफ सफाई करके, थोड़ा ये मैकेनिज्म कोई साफ सफाई करके ऐसे हम लोग को दे दिया, फिर भी यहीं पे रखा हुआ हम लोग, ये है, बहुत ही पुरानी है। तो इसे GI टैग भी मिला है जी, तो आप बता सकते हैं इससे क्या फायदे हुए हैं? एक्चुअली GI टैग क्या हुआ, ये तो बहुत ही पुरानी, जैसे हम लोग का मास्क का भी बहुत ही पुरानी कला है ना, ये भी बहुत ही पुरानी कला है, ये आर्ट फॉर्म। ये एक्चुअली आजकल ये शंकरदेव जी गुरुजी ने जब दे दिया, आजकल ये लेके बहुत ही लोग ने भी ये बनाने के लिए कुछ किए हुए, ऐसे ही नहीं से ये लिपि जो है, तो इनका ड्राइंग जो है, सब कुछ आजकल बहुत ही लोग बनाते हैं। और इसका ऊपर क्या हो, तो बहुत ही लोग बाहर से लोग आते हुए आके तो ये सीखते हुए, बनाते हुए, फिर भी इसीलिए ये GI टैग बना दिया। जैसे ही एक्चुअली असमीज में भौगोलिक सुरक्षा, इनको मतलब इंडिकेशन उसको लगा दिया, ये असम का ही चीज़ है, हाँ। इसीलिए इंडिकेशन लगा दिया। इंडिकेशन लगाने में सब लोग को जानकारी मिलेगा, और वही प्रिजर्व भी असम में भी होगा,
यही कर दिए हुए, इसीलिए ये इनको कर दिए हुए। ओके, थैंक यू। आज मैन्यूस्क्रिप्ट एंड मास्क के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। आज हमने देखा कि एक ही परिवार सालों से, सदियों से मास्क और मैन्यूस्क्रिप्ट को आगे बढ़ा रहा है और आज ये हमारा राष्ट्र धरोहर है। इंडिया में हैंडलूम की अलग सिग्निफिकेंस है। द हैंडलूम सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर एंड इट्स द लिविंग सोल ऑफ सस्टेनेबल फैशन, स्लो प्रोडक्शन एंड कल्चरल आइडेंटिटी. Assam has a special handloom that comes from the Missing tribe, also known as the Missing handloom. From Jamini Payangji, who is also a very known activist, we got a rich insight about this wearable art, which has been recently given a GI tag. और हमारा कम्युनिटी के मिसिंग केटन ओरिजिनली मिरी हाँ, आज 500 years ago मिरी सेट टू मिरी हाँ, आजकल मिसिंग कहते हैं। और मिसिंग का अपना ही बुनाई का तरीका है और अपना ही मेथड है, डिज़ाइन है, सब है। और जैसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत ट्राइबल कम्युनिटी है, तो मिसिंग भी एक ट्राइबल कम्युनिटी है, अपना डिज़ाइन है। इसीलिए जो मिसिंग लुक है, मिरी लुक है, उसका जो बीबिंग है उसको मिरी डिज़ाइन ही कहते हैं। यही है। तो आपके कोई डिज़ाइंस में देख सकते हो कि आप किस तरह के मिसिंग हैंडलूम्स बनाते हैं? एक्चुअली जो गांधी जी कहते हैं करगा, हाँ, हैंडलूम को करगा कहते हैं। अभी ये ट्रेडिशनली ही हमारा अभी भी गांव पे बुनते हैं। हाँ। और जैसे ये है, ये मिसिंग मफलर कहते हैं। मिसिंग मफलर हाँ। और एल्कॉक भी कहते हैं। पहले मिसिंग एल्कॉक कहते हैं, उसको अभी मिसिंग मफलर कहते हैं। ये एक्चुअली मेहमान को स्वागत करते हैं। अच्छा। जिस तरीका से ऐसे। थैंक यू। अभी भी आप लोग गाँव जाएगा तब देखेगा हर औरत लोग हाथ का बुनाए हुए चीज़ें पहनते हैं, मेखला चादर। और ये एक्चुअली गेरो कहते हैं। औरत लोग सारे ऐसे मेखला चादर पहन के ऊपर में डाल लेते हैं, गेरो कहते हैं। ये बीच में है डिज़ाइन आते हैं, वो आंचल पे नहीं है। इसको बैक साइड में बांधते हैं या डिज़ाइन आते हैं। कभी बार ऐसे भी बांधते हैं इस तरह का से। ये मॉडर्न है एक्चुअली, पहले तो बैक साइड में बांधते हैं, इसको पूरा ऐसे बांधते हैं। इसकी डिज़ाइन इतनी इंट्रिकेट है। हाँ, ये ओरिजिनल कॉटन के ऊपर ही बनते हैं, कॉटन एकदम ओरिजिनल कॉटन, और ब्लैक एंड रेड से डिज़ाइन करते हैं जी। इसका अभी अलग अलग डिज़ाइन हो चुका है। ये पुरानी आज का हज़ारों साल से ये डिज़ाइन है, ऐसे है। और जैसे मिसिंग का जो डिज़ाइन है, इसको गाईगामिक कहते हैं। गाईगामिक कहते हैं इसको। यहाँ का डिज़ाइन है क्या लाक्सिन गामिक कहते हैं। हमारा सब डिज़ाइन का ही नाम होते हैं। इसको हमारा एक फूल होते हैं, ये फूल है, इसको हम बकुल फूल कहते हैं, ऐसा है। सब हमारा जितना डिज़ाइन है सभी का नाम होते हैं। और मिसिंग इसीलिए मिरी डिज़ाइन कहते हैं, क्यों एक डिज़ाइन में डालेगा, ये भी हम ही किया है, मिसिंग ही किया है, तो अब एक ही यान पे डाला है ना, ये जैसे आसामीज डिज़ाइन कह सकते हैं। और मिसिंग कम्युनिटी का जितना डिज़ाइन होते हैं 4-5 कलर कर देते हैं, तो अभी मिक्सर होते हैं ना, मिसिंग है इसीलिए मिक्सर भी है। ये देखिए, ये ओरिजिनल कलर ये है। मिसिंग का 4-5 कलर है, रेड, येलो, ऑरेंज, ब्लैक, वाइट। सो नाइस। आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये आपने बताया कॉटन का फैब्रिक तो आप यूज़ करते हैं, कॉटन के अलावा आप कौन से फैब्रिक यूज़ करते हैं? आजकल मार्केट में जो फैब्रिक निकालते हैं, हाँ। ये ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि आपकी फेवरेट सिंथेटिक वगैरह भी है जो करते हैं। पहले तो फैब्रिक ओरिजिनली एरी इम्सा सिल्क जो कहते हैं, एरी सिल्क है ये, और नोनी सिल्क भी है। नोनी का ये मोगा सिल्क है ना? हाँ, मोगा सिल्क, ये गोल्डन, मुगा को गोल्डन कहते हैं। और ये ही नोनी सिल्क है। नोनी सब खीरा वाम होते हैं, वाम से यान निकालते हैं, ये बनता है। ये थोड़ा हम मेरा दादी लोग जो नेचुरल डाई करते हैं, ये मैं नेचुरल डाई किया है। नेचुरल डाई? हाँ, सब नेचुरल डाई है। हम थोड़ा नेचुरल डाई भी किया है। मैंने सुना आपने कुछ नेचुरल सेंटर ऑफ डाई भी आपने खोला है। हाँ, थोड़ा सा हम बच्चों लोग आते हैं, जैसे दिल्ली से आते, मुंबई से आते, कोई कॉलेज का स्टूडेंट लोग आते हैं तब सीखने के लिए, तब हम दिखाते हैं।
तो आप कुछ सोचते हैं इसके बारे में कि आपको, आप जैसे बोले आप सपने में कुछ आ गया आपने बना दिया, कि आप कुछ सोच के बनाते हैं? आपकी डिज़ाइंस यूजुअली क्या रहती है? हाँ, हम लोग अभी जो पुराना डिज़ाइन है, मैं तो थोड़ा सा पुराना डिज़ाइन 500 साल का आगे जो डिज़ाइन है मैं ये भी रिवाइव कर रहा हूँ। हाँ। जैसे ये मुगा के ऊपर किया है, ये बहुत दिन पुरानी कपड़ा है। हाँ, ये हम रिवाइव कर रहा है। ये अभी नया डिज़ाइन, ये पुरानी डिज़ाइन है, हम अभी बना रहा है। ये तो आज करीब ये 500 साल हो ही गया इसका डिज़ाइन, अभी हम निकाल चुकी है। हाँ। पुराना कपड़ा से हम निकालते हैं। हाँ। तो पहले हम डिज़ाइन को ग्राफ पेपर में उठाते हैं जी, उसके बाद लूम में ले जाते हैं, और जब लूम में बैठते हैं तो सुस के भी इसको थोड़ा सा अलग करना है। हाँ। कोई मैं यहाँ पे भी थोड़ा अलग डिज़ाइन डालूंगे, यान डालूंगे, ये सुस्के भी हम कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं असम का उइबार लोग आप सपना भी जो ये होते हैं उसको लूम पे भी डाल सकते हैं, ये कहते हैं। तो गवर्नमेंट से जीआई टैग मिलने पर आपकी सेल्स आपको लग रहा है बूस्ट हो रही है? हाँ, ये तो इसलिए जीआई टैग मिलने से ये हो गया है, किसी का डिज़ाइन किसी ने ले जा नहीं पाएगा। हाँ, ये ओरिजिनली रहेगा। हाँ, तो अब जैसे ये डिज़ाइन है, इसको हम डायमंड कहते हैं ना, पटुम कहते हैं। ये इस तरह का कैसे जाते हैं ना इसको, ये किसी ने भी इसको नकल कर नहीं पाएगा, तू कॉपी कर नहीं पाएगा। हाँ। करेगा तो तब लिखना पड़ेगा ये मेरी डिज़ाइन का है। हाँ। हम कॉपी कर रहा है। हाँ। तब ये मानेगा। नहीं तो जैसे मेरा जो पिन के रखा है ये डिज़ाइन कोई किसी ने बनेगा, वो खुद का कहेगा ना, तब ये तो एक हंगामा हो जाएगा। हाँ। ऐसा है, इसीलिए हम सोचा हमारा कम्युनिटी का जो परंपरा है ये भी जीवित रखना है, और आगे जो हमारा नया जमाना आएगा वो लोग भी जानना ही है परंपरा क्या चीज़ है। सभी को परंपरा को जीवित करना ही चाहिए। जी, आपने परंपरा की इतनी इंटरेस्टिंग बात की, क्योंकि मैंने अभी जब मास्क और मैन्यूस्क्रिप्ट देखे तो उन्होंने भी यही कहा कि ये जो कला है वो 500 सालों से चली जा रही है, और वो उनके पिताजी ने उन्हें सिखाया और ऐसे ये आगे बढ़ती जा रही है। और आपने भी यही कहा कि आपकी मम्मी ने आपको ये सिखाया है, और इसी तरह से 500 साल पहले से ये कला आगे बढ़ती जा रही है। दिस इज सो इंटरेस्टिंग कि आप ये कला को आप इस तरह से संभाल के रख रहे हैं, अपने हेरिटेज को इस तरह से संभाल के रख रहे हैं। जी। And I think it is our duty to spread and preserve our culture, just like Jamini ma'am is doing here. Yes. And this is my insight from Anjali to you. और इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा ये सफ़रनामा, जहां हमने सिर्फ आसाम को नहीं देखा बल्कि महसूस किया। From the uniqueness of Boka and the stickiness of Joha, to golden threads of Muga, to the soulful aroma of chai, from the peace of Erisil to vibrant culture of Majuli, हर कदम पे एक नई कहानी मिली, एक नया इंसाइट मिला। असम ने हमें बताया कि ट्रेडिशन और इनोवेशन एक साथ चल सकते हैं। Assam is just as they say, beautiful, and many Indians have no idea about this pocket of heaven on earth. तो अगले सफ़र तक याद रखिए, फिर मुलाकात होगी देश के किसी दूसरे कोने में।